गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना काल के अंदर ये ऑनलाइन स्टडी ही हमारा एकमात्र सहारा रह गया है। इस कोरोना ने आपके बड़े भाई बहनों का तो बेड़ा पार लगा दिया, सभी को 90 पार पहुंचा दिया। इसलिए आपके लिए अब चैलेंजिंग वर्क बन गया है कि आपको भी 90 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, नहीं तो वो ताने देंगे तेरे इतने बने, मेरे तो 95 बने, 98 बने। इसलिए आप इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से स्टडी को जारी रखिए और हौसला बनाए रखें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर मत बैठो ए राहों के मुसाफिर, तुम सभी को मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। चलो, आज इस पहली क्लास के अंदर, ये ऑनलाइन फर्स्ट क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, इसमें हम आज पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर। प्यारे विद्यार्थियों, शीत युद्ध, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि कोल्ड वार है क्या। तो जब तक हम कोल्ड वार को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे चैप्टर को समझना संभव नहीं होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ क्या है, क्या पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ, प्यारे विद्यार्थियों, 1939 से लगा करके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। इस वर्ल्ड वार के अंदर, विश्व युद्ध के अंदर, कई महाशक्तियां जो थी वो धराशायी हो गई। बात करें जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी, इस सेकेंड वर्ल्ड वार इनकी वजह से जो हुआ, इन तानाशाहों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार में ये नेस्ताबूद हो गए, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये देश जर्जर हालात में पहुंच गए। जो दो ध्रुव बने थे, एक मित्र राष्ट्रों का था और एक धुरी राष्ट्रों का था। धुरी राष्ट्रों के अंदर जर्मनी, इटली और जापान थे। मित्र राष्ट्रों के अंदर अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, ये थे। अब इन ध्रुवों के बाद जब एक ध्रुव खत्म हो गया तो शक्ति संतुलन जो हैं वो अनबैलेंस हो गया। जब दो ध्रुव थे तो लड़ाई चल रही थी और संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब एक ही ध्रुव रह गया मित्र राष्ट्रों का। अब वर्चस्व कौन कायम करे, इसके लिए महाशक्ति बनने की एक होड़ सी पैदा हो गई। तो जब 1945 के अंदर विद्यार्थियों ये सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया, ऐसी स्थिति के अंदर विश्व के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो महाशक्तियां थी उनमें संघर्ष शुरू हुआ। महाशक्तियों की बात की जाए तो पहले की जो महाशक्तियां थी, भले वो जर्मनी हो, भले वो इटली हो, भले यूरोपीय महाशक्तियां हो, ये तो सब जर्जर हो चुकी थी। ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनकी हालात भी सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर लड़ते लड़ते बड़ी दयनीय हो गई थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर दो महाशक्तियां, दो देश बड़ी महाशक्तियां बनकर के उभरी। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था विद्यार्थियों सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था।
जबकि सोवियत संघ जो था वो समाजवाद, साम्यवाद का समर्थक था। अब दोनों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। कौन अपना वर्चस्व स्थापित करेगा? वो देखेगा कि अमेरिका देख रहा था कि हमारा वर्चस्व स्थापित हो और पूंजीवाद का दुनिया में डंका बजे। सोवियत संघ देख रहा था कि साम्यवाद का प्रचार हो और दुनिया में हमारा डंका बजे। अब ऐसी स्थिति के अंदर दोनों महाशक्तियां थी, दोनों के अंदर, दोनों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए पता है कि युद्ध के अंदर कोई लड्डू बांटे नहीं जाते, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर देख लिया। जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर अपनी तानाशाही दिखाई या जो ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण स्थापित किया, उनके क्या हाल हुई? महाशक्तियां की महाशक्तियां तबाह हो गई। इसलिए ये दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मानसिक दबाव, स्नायु युद्ध कैसे रहे, ऐसा युद्ध का माहौल था, तनावपूर्ण था, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। इस प्रकार के माहौल को, जो निलंबित मृत्युदंड भी कह सकते हैं, ऐसी माहौल को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। यह कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं था, यह रक्त रंजित युद्ध न होकर वाक युद्ध व स्नायु युद्ध था, दो माइंड में लड़ा गया। जो समाचार पत्रों, मीडिया, समाचार पत्र, मीडिया और समाचार पत्र है, मीडिया है, गुप्तचर है, ये रक्त रंजित युद्ध ना होकर एक वाक युद्ध, रक्त रंजित युद्ध ना होकर वाक युद्ध व स्नायु युद्ध था, जो समाचार पत्रों, व मीडिया के माध्यम से लड़ा गया। एक कागजी गोलों का युद्ध था, कागजी गोलों का युद्ध था। कागजी गोलों का युद्ध का मतलब यह होता है विद्यार्थियों कि वास्तव में गोला बारूद नहीं होकर के कोई कागज का गोला बनाया हुआ हो और इस प्रकार से फेंका देता कि देख गोला आ रहा है, वो डरे क्या हुआ, देखा अरे ये तो कागज ही तो है, ठीक है ना। जैसे पत्थर टाइप ये कागज का बना देते हैं और फिर वो जोर से मारते हैं, क्या लगती है? मतलब डर तो लगता है, क्या पता कितना भार होगा इसमें, लेकिन चोट नहीं लगती। तो इसी प्रकार एक कागजी गोलों से लड़ा गया युद्ध था, जो एक दूसरे के माध्यम से, गुप्तचर एजेंटों के माध्यम से, या वाक युद्ध एक मानसिक युद्ध था कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को पता था कि प्रत्यक्ष युद्ध होता है तो विनाश दोनों का होगा, ठीक है ना, फायदा किसी को होने वाला नहीं है। तो यह रक्त रंजित युद्ध न होकर वाक युद्ध व स्नायु युद्ध था, जो समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से लड़ा गया। एक कागजी गोलों का युद्ध था, कागजी गोलों के माध्यम से लड़ा गया युद्ध था, जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ठीक है। तो अब शीत युद्ध आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। एक तो था युद्ध, युद्ध तो जो होता है जिसमें प्रत्यक्ष लड़ाई होती है, हथियार उपयोग में लिए जाते हैं, गोला बारूद उपयोग में लिए जाते हैं। ये कोई ऐसा कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, रक्त रंजित युद्ध नहीं था। एक
अनौपचारिक एक प्रकार से मानसिक दबाव कैसे एक दूसरे के ऊपर कैसे प्रेशर डाला जाए, कैसे एक दूसरे को दबाव में लाया जाए, इसलिए रक्त रंजित युद्ध न होकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मीडिया के अंदर बयानबाजी करना, ठीक है ना, समाचार पत्रों के अंदर एक दूसरे के पक्ष के खिलाफ कुछ बातें बताना, ठीक है ना, सैन्य गुट तैयार करना, एक दूसरे को डराना धमकाना, एक मानसिक दबाव कैसे लाया जाए, इस प्रकार का युद्ध था विद्यार्थियों। अब इस युद्ध का प्रारंभ कब से माना जाए? इस युद्ध का प्रारंभ औपचारिक तरीके से तो विद्यार्थियों 1917 में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, साम्यवादी क्रांति हुई, उसी के बाद ही विश्व में ये दो ध्रुव पनपने लगे। एक तरफ साम्यवादी गुटों का साम्यवादी गुट जिसमें ये अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, दूसरा जैसे रिवॉल्यूशन हुई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1970 लेनिन के नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन, उसके बाद में साम्यवाद का माहौल बना। पहले साम्यवाद जैसी ऐसी कोई बात नहीं थी, तो उस समय ही आपसी मतभेद तो शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस शीत युद्ध की जड़ें जो हैं, शुरुआत जो है हम औपचारिक दृष्टि से तो हम वहाँ से मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक शीत युद्ध जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत, शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत 1917 साम्यवादी क्रांति से मानी जाती है। क्रांति से मानी जाती है, परंतु वास्तविक शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार जो समाप्त हुआ उसके बाद, समाप्त कब हुआ? 1945 को जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तब से हम मान सकते हैं। लेकिन अगर डेट की बात करें तो 5 मार्च 1946 को फुलटन के अंदर विद्यार्थियों एक भाषण दिया चर्चिल ने। फुलटन भाषण से वास्तविक शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है। 5 मार्च 1946 को फुलटन भाषण से। फुलटन एक शहर का नाम है जो अमेरिका के अंदर है विद्यार्थियों। वहां पर चर्चिल ने भाषण दिया कि साम्यवाद ने एक यूरोप के अंदर फौलादी दीवार खड़ी कर दी है। अब हमें पूंजीवादी देशों को एक होना होगा और इनसे लोहा लेना होगा, वरना ये साम्यवाद रूपी अजगर तेजी से फैल रहा है, पूरे विश्व को अपने शिकंजे में ले लेगा और पूरे विश्व के अंदर पूंजीवादी देशों का विनाश हो जाएगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन भी उस जो भाषण दिया वहाँ मौजूद थे स्थल पर फुलटन में। तो वहीं से मानी जाती है कि गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी। तो वास्तविक शुरुआत इस फुलटन भाषण से मान सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसी घटना ये फुलटन भाषण वाली हुई, चर्चिल के द्वारा जो भाषण दिया गया, वहाँ से इन दोनों गुटों के अंदर जो है तनातनी बढ़ गई। तो ये तो है विद्यार्थियों शीत युद्ध का क्या अर्थ है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ। तब से हम जो हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद से ही जैसे विश्व में महाशक्तियाँ जो थी वो धराशायी हो गई। तो कहीं न कहीं ये जो गैप था, इस गैप को
मेंटेन करने के लिए महाशक्तियां के विनाश से और ब्रिटेन जैसी शक्ति जर्जर होने के बाद जो एक रिक्तता आ गई थी इस वर्चस्व के अंदर विश्व में, उस रिक्तता को भरने के लिए कहीं न कहीं दो गुटों के मध्य ये शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों, शीत युद्ध के कारण क्या रहे। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का अर्थ आपको समझ में आ गया कि भाई शीत युद्ध कोई ऐसा रक्त रंजित युद्ध नहीं था। ये तो समाचार पत्र, मीडिया, गुप्तचर एजेंसियां, ठीक है ना, गुप्तचर एजेंसियां भी लिख सकते हो, के माध्यम से लड़ा गया एक कागजी गोलों का युद्ध था, ठीक है ना। जो औपचारिक शुरुआत तो जब साम्यवादी क्रांति हुई तब से मान सकते हैं, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फुलटन में भाषण दिया गया चर्चिल के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, वहीं से इनकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों शीत युद्ध का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण, क्या कारण रहे जिसके कारण विद्यार्थियों ये कोल्ड वार शुरू हो गया। तो पहला महत्वपूर्ण कारण है विद्यार्थियों महाशक्ति बनने की ओर, महाशक्ति बनने की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन इनका विनाश हो गया था, तो एक रिक्तता थी, उनको भरने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय महाशक्तियां विनाश के कगार पर पहुंच गई। वर्चस्व की रिक्तता को भरने के लिए, वर्चस्व की रिक्तता को भरने के लिए महाशक्ति बनने की ओर अमेरिका व सोवियत संघ में महाशक्ति बनने की ओर शुरू हो गई। महाशक्ति बनने की ओर शुरू हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूरोपीय महाशक्तियां विनाश के कगार पर पहुंच गई, वर्चस्व की रिक्तता को भरने के लिए अमेरिका व सोवियत संघ में महाशक्ति बनने की ओर शुरू हो गई। तो सबसे मुख्य जो कारण था शीत युद्ध का विद्यार्थियों, वो कारण था विद्यार्थियों महाशक्ति बनने की ओर, यानी एक दूसरे के अंदर महाशक्ति बनने की ओर जो थी, इसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। दूसरी बात है, दोनों महाशक्तियों का परमाणु शक्ति संपन्न होना, परमाणु शक्ति संपन्न होना, दोनों महाशक्तियों का परमाणु शक्ति संपन्न होना। प्यारे विद्यार्थियों,
दोनों महाशक्तियां कौन सी, यानी शीत युद्ध हुआ किसके बीच में था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो दो महाशक्तियां कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, वो सोवियत संघ रूस, जिसको अभी वर्तमान में कहते हैं सोवियत संघ रूस, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे। इसलिए ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहते थे। तब शीत युद्ध को बढ़ावा मिला, तब शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अगर देखा जाए विद्यार्थियों, दोनों को पता है कि भाई हम दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए अगर एक दूसरे पे अटैक किया तो हमारा महाविनाश हो जाएगा। अमेरिका ने अटैक किया तो वापस प्रत्युत्तर देगा सोवियत संघ, सोवियत संघ ने अटैक किया तो वापस अमेरिका प्रत्युत्तर, यानी दोनों महाशक्तियों का महाविनाश हो जाएगा। जैसे जर्मनी, इटली, ये देखा उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर किस प्रकार से तबाह हुई। इसलिए चाह करके भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, मीडिया में बयानबाजी करना, समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना, कागजी गोले फेंकना, इस प्रकार का एक माहौल, तनावपूर्ण माहौल तैयार किया गया। तो वही विद्यार्थियों शीत युद्ध था। इसलिए दोनों शक्तियों का परमाणु शक्ति संपन्न होना शीत युद्ध के कारण में एक महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि अगर एक में दोनों में से एक परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होता तो एक दूसरा शक्तिशाली होता, वो उस पर अटैक कर लेता। लेकिन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, इसलिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चाहते थे और अप्रत्यक्ष तरीके से युद्ध लड़ रहे थे। वही एक मानसिक माइंड गेम खेल रहे थे। ये माइंड गेम ही तो कोल्ड वॉर था। इस प्रकार से, हालांकि आपके सिलेबस की बात नहीं, फिर भी जानकारी के लिए बता दूं कि कोल्ड वॉर जो शब्द का प्रयोग है, वो सबसे पहले शब्द का प्रयोग ऑरवेल ने किया था। लेकिन ऑरवेल ने जो कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया, वो वास्तविक उस समय कोई कोल्ड वॉर शुरू ही नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वास्तविक शुरुआत मानी जाती है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वास्तव में जो ये कोल्ड वॉर लड़ा गया, उस समय कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग जो है विद्यार्थियों, वो बर्नार्ड बारूच ने किया। बर्नार्ड बारूच जो विद्यार्थियों अमेरिका का एक राजनीतिज्ञ है, इसने शब्द का प्रयोग किया। और लिपमैन, एक विद्वान है लिपमैन, उन्होंने कोल्ड वॉर बुक लिखी। कोल्ड वॉर बुक लिख करके इस शीत युद्ध शब्द को जो है काफी फेमस बनाया। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये दो विचारधारा की लड़ाई न होकर के दो भीमाकार महाशक्तियों की लड़ाई है। ये एक निलंबित मृत्युदंड के समान लड़ाई है, जिसमें मृत्युदंड को निलंबित कर दिया गया है। डर लगता है कि कभी भी मृत्युदंड मिल सकता है, एक बार जो है निलंबित किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये कोई डायरेक्ट युद्ध तो नहीं था और अप्रत्यक्ष युद्ध था, लेकिन इन दो महाशक्तियों की परमाणु शक्ति संपन्न होने से इस प्रकार की लड़ाई को बढ़ावा मिला। तीसरी बात जो है विद्यार्थियों, वो है चर्चिल का फुलटन भाषण। चर्चिल का फुलटन भाषण, यानी 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में जो भाषण दिया कि साम्यवादी ताकतों ने यूरोप में फौलादी दीवार खड़ी कर दी है, फौलादी दीवार खड़ी कर दी। परंतु हम स्वतंत्रता की लौ को बुझने नहीं देंगे। यानी एक अमेरिका को ललकारा कि आप लोकतांत्रिक देश होने का, पूंजीवादी देश होने का, उदार लोकतांत्रिक देश होने का ढिंढोरा पीट रहे हो। आज साम्यवाद अजगर तेजी से फैल रहा है और पूरे यूरोप के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई है। तो एक तरफ पूर्वी यूरोप पूरा का पूरा इस साम्यवाद के चपेट में आ गया है। ऐसी स्थिति के अंदर अब अमेरिका को कुछ करना चाहिए। जब इस प्रकार से चर्चिल ने ट्रूमैन की उपस्थिति में ये ललकार भरी और कहा कि हम सब पश्चिमी यूरोप के देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए जरूरत है अब आपको आगे बढ़ने की। इस भाषण के बाद जो है विद्यार्थियों तनाव और बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका को एक हौसला मिल गया कि हाँ, आज पश्चिमी यूरोप पूरा हमारे साथ में है और अगर इस प्रकार से साम्यवादी अजगर को नहीं रोका गया तो वास्तव में पूरे दुनिया के ऊपर इनका कब्जा हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर चर्चिल का जो ये फुलटन भाषण था विद्यार्थियों, इस फुलटन भाषण ने जो है ज़्यादा बढ़ा दी। उसके बाद में बात करें विद्यार्थियों तो बात आती है विचारधारा की लड़ाई। नंबर 4 बात करते हैं हम विचारधारा की लड़ाई। अब विचारधारा दोनों की अलग अलग थी। विचारधारा की लड़ाई की बात करें विचारधारा की लड़ाई उदार लोकतंत्र, पूंजीवादी विचारधारा। विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जबकि उदार लोकतंत्र पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दो गुटों में विचारधारा की वर्चस्व को लेकर इन दोनों गुटों में
विचारधारा के वर्चस्व को लेकर, विचारधारा के वर्चस्व को लेकर जो विचारधारा के वर्चस्व को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया, तनाव पैदा हो गया। अब उदार लोकतंत्र पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों में विचारधारा के वर्चस्व को लेकर के तनाव पैदा हो गया। दुनिया दो गुटों में बंट गई, एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ साम्यवादी। पूंजीवादी देख रहे थे कि हमारा गुट आगे बढ़े, साम्यवादी देख रहे थे दुनिया के ऊपर साम्यवादियों का राज हो, पूंजीवादी देख रहे थे दुनिया में उदार लोकतंत्र हो, पूंजीवादियों का राज हो। इस प्रकार से विचारधारा की आपसी खींचतान शुरू हो गया। अब ये जो है क्या विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा क्या है? पूंजीवादी विचारधारा व्यक्ति हित पर आधारित है, यानी ये उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देती है तथा व्यक्ति हित को प्राथमिकता देती है। व्यक्ति के पास में योग्यता है, व्यक्ति के पास में पैसा है तो वो अपनी योग्यता और आर्थिक शक्ति के बलबूते आगे बढ़ सकता है। राज्य उनके कार्य में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार की उदार जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा कहलाती है विद्यार्थियों। साम्यवादी विचारधारा वो विचारधारा है जिसके केंद्र में व्यक्ति नहीं होता, पूरा समाज होता है, यानी उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर के पूरे समाज का अधिकार माना जाता है। तो ये दोनों विचारधारा की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई कि कौन सी विचारधारा आगे बढ़े। ये संघर्ष जो है विद्यार्थियों इन दो गुटों के मध्य शुरू हो गया। अब अगर बात की जाए अगले बिंदु की, तो ये बात सामने आती है जापान पर परमाणु हमला। जापान पर परमाणु हमला। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा बम का नाम था लिटिल बॉय। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा ये परमाणु बम था, छह अगस्त को हिरोशिमा व 9 अगस्त को नागासाकी पर जिसका नाम था फेट में परमाणु बम गिरे। जिससे जापान का महाविनाश हो गया। सोवियत संघ का आरोप था कि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था
ऐसे समय में अमेरिका द्वारा परमाणु हमला करना गलत था। अब अमेरिका ने क्या किया कि पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर लिया था, इसका बदला अमेरिका लेना चाह रहा था। और फिर अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी पर फेटमैन परमाणु बम गिराए, जिससे जापान का महाविनाश हो गया। सोवियत संघ ने कहा कि ये तो जापान तो महाविनाश के कगार पर ही था, आत्मसमर्पण करने वाला था। और ऐसे समय में अमेरिका ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न सिद्ध करने के लिए और वर्चस्व स्थापित करने के लिए एशिया के अंदर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जो जापान पर जो है हमला किया, जो कभी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जापान पर जो ये परमाणु हमला किया गया, इससे और अमेरिका के द्वारा जो इस प्रकार से जो हमला किया गया, इस दोनों में आरोप प्रत्यारोप लगे। अमेरिका कह रहा था कि कहीं न कहीं उसकी बात सही है कि हमने तो वापस बदला लिया है, लेकिन सोवियत संघ कह रहा था कि ये बदला नहीं, ये अमेरिका के द्वारा अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए और इस प्रकार की ये नीति अपनाई गई। एक है विद्यार्थियों अवरोध की नीति। अवरोध की नीति, अवरोध की नीति क्या होती है? क्वेश्चन भी आ सकता है, अवरोध की नीति क्या होती है? अवरोध की नीति ये होती है विद्यार्थियों कि युद्ध के परिणामों के बारे में एक दूसरे को इतना डराना कि दूसरा पक्ष डर करके भी युद्ध वापस ले ले। इस प्रकार की नीति क्या कहलाती है विद्यार्थियों? अवरोध की नीति कहलाती। तो ये अवरोध की नीति अपनाई दोनों पक्षों के द्वारा। दोनों कह रहे थे कि इतना विनाश होगा, आप नेस्तनाबूद हो जाओगे, इतना भयंकर युद्ध होगा, अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा। अमेरिका कह रहा था इतना खतरनाक युद्ध होगा कि सोवियत संघ साम्यवाद का नाम भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे को डराना, युद्ध के परिणामों को, युद्ध के परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ताकि दूसरा पक्ष डरकर युद्ध नहीं करे। इस प्रकार की नीति अवरोध की नीति कहलाती है। अवरोध की नीति यानी परिणाम के बारे में इतना डराया जाता है कि दूसरा पक्ष डर करके युद्ध वापस ले लेता है। इस प्रकार की नीति जो है विद्यार्थियों अवरोध की नीति कहलाती है। तो ये हुआ शीत युद्ध का अर्थ और कारण। थैंक यू ऑल ऑफ यू।